हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उसको अटेम्प्ट करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो उसमें पूछा गया है कि एट 500 केल्विन द रेट ऑफ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज़ 10 टाइम्स द रेट एट 400 केल्विन। इसका मतलब कि जो 500 पे रेट ऑफ रिएक्शन है वो 400 केल्विन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसकी 10 टाइम्स है। कह रहे हैं कि फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालना है फॉर दिस रिएक्शन। किस मेथड से? फ्रॉम अर्हेनियस लॉ, फ्रॉम कोलिजन थ्योरी। दो मेथड से हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। और एक चीज़ क्या पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे किस टेम्परेचर पे? एट 600 डिग्री केल्विन पे। तो इन दोनों मेथड से जो 600 केल्विन पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे उनमें परसेंटेज डिफरेंस क्या है। मतलब जो अगर अर्हेनियस से रेट लॉ निकालेंगे और कोलिजन थ्योरी से रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, परसेंटेज डिफरेंस। मतलब कौन ज़्यादा है और ज़्यादा है तो कितने परसेंट ज़्यादा है। या अगर कम पूछेगा तो कौन कम है, कौन किस मेथड से डिटरमिन किया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन कम है, वो दूसरे से कितने परसेंट कम है। तो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि अप्रोच हमारी क्या होगी कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी किस में? अर्हेनियस लॉ में भी आती है, एक्टिव कोलिजन थ्योरी में भी आती है और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में आती है। तो आंसर 6 हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमें जो दिया हुआ है 500 केल्विन पे एक टेम्परेचर 400 केल्विन है, इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए एक रेट कांस्टेंट होगा K1 और रेट ऑफ रिएक्शन एक होगी R1 और एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है। एक्टिवेशन एनर्जी होगी E मान लीजिए। अब 500 केल्विन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, K2 होगा और ये R2 होगा, रेट ऑफ रिएक्शन R2। एक्टिवेशन एनर्जी E ही होगी। लेकिन हमें एक रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन इज 10 टाइम्स। तो R2 क्या है? 10 टाइम्स R1। ये रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? अर्हेनियस लॉ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। अर्हेनियस हम लोग जानते हैं कि रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होता है? K0 e⁻⁻⁻ और जब इसको हम लोग ln के फॉर्म, जब इसको दोनों इक्वेशंस को दोनों कंडीशंस पे लिखते हैं उसके बाद डिवाइड करते हैं फिर ln लेते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनती थी? ln R2/R1 इज इक्वल टू ln K2/K1 इज इक्वल टू E/R 1/T1 माइनस 1/T2। ये फाइनल एक्सप्रेशन बनती थी। हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 400 केल्विन, T2 दिया हुआ है 500 केल्विन, R2 और R1 में रिलेशन दे रखा है तो जिससे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग निकालते हैं। K1 को यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, पहले से इन दोनों के बीच का रिलेशन यूज़ करेंगे। तो ln R2 जो है 10R1 है डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू E हमें कैलकुलेट करना है। R की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.987 होती है। 1/400 माइनस 1/500। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। R1 से R1 कट जाएगा। ln 10 की वैल्यू कितनी होगी? ln 10 की वैल्यू आएगी 2.302 इज इक्वल टू E/1.987 इंटू ये 500 माइनस 400 डिवाइड बाई 400 इंटू 500।
तो E की वैल्यू निकालने के लिए इन सबको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा 2.302 इंटू 1.987 इंटू 400 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1.987 कैलोरी पर मोल। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 2.302 इंटू 1.987 इंटू 400 इंटू 500 डिवाइडेड इंटू नीचे ये 100 आएगा, इधर का जो डिफरेंस का 100 आएगा, तो ये इधर 100 आएगा। 1.987 तो ऊपर जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 100, तो 9148 के आसपास आ रही है वैल्यू। तो 9148 मान लेते हैं इज इक्वल टू 9148 कैलोरी पर मोल। ये आई एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। किस मेथड से आई? ये अर्हेनियस मेथड से आई। अब हम लोग दूसरा मेथड से हमें निकालना है। दूसरा मेथड कौन सा है? कोलिजन थ्योरी से निकालनी। कोलिजन थ्योरी। तो हम लोग को, अगर आप लोग को रिमेम्बर करें, तो जो पावर्स होती थी एक्ट से हम लोग याद करते थे, ए सी टी से भी। यहाँ पे टी की पावर 0 होती थी, 1/2 होती थी और 1 होती थी। तो जो कोलिजन थ्योरी में टेम्परेचर जो एक्स्ट्रा आता था उसकी पावर 1/2 होती थी। तो इसको कैसे लिखते थे? K इज इक्वल टू K0 टी की पावर हाफ e⁻⁻e एक्टिवेशन एनर्जी बाई RT। ये होता था। जब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते थे, ये दोनों K1 K2 की वैल्यू लिख के, तो क्या आता था? ln K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू ln R2 बाई R1, ln R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू, सारी चीज़ें सेम रहती थी, बस इसमें ये एक पावर ये जो थी, तो इसका ln लेंगे तो इधर आ जाता था 1/2 ln T2 बाई T1 प्लस E बाई RT, E बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। ये जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिराइव करेंगे तो टाइम लगेगा। अब जो है हम लोग सारी वैल्यूज़ रखेंगे। ln 10R1 बाई R1 इज इक्वल टू 1/2 ln T2 अपना है 500 डिवाइड बाई 400 प्लस E हमें कैलकुलेट करना है। R की वैल्यू 1.987 कैलोरी पर मोल केल्विन होती है। 1/400 माइनस 1/500। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो ln 10 की पहले यहाँ से R1 कट जाएगा। ln 10 की वैल्यू आपके आगे 2.302, जैसे हम लोगों ने पहले यूज़ किया था। तो 2.302 इज इक्वल टू ln 500 1/2 को 0.5 इंटू ln 500 डिवाइड बाई 400। तो इसकी वैल्यू आई 0.111, तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.111 प्लस E बाई 1.987 इंटू 500 माइनस 400 डिवाइड बाई 400 इंटू 500। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो 2.302 माइनस 0.111 इज इक्वल टू ये 2.191 इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1.987 इंटू 100 डिवाइड बाई 400 इंटू 500। तो इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से।
2.191 into 1.987 multiplied by 400 multiplied by 500 divided by 100, तो 8707, तो E की वैल्यू अपनी आई 8707 कैलोरी पर मोल। ये E की वैल्यू आई अपनी कोलिजन थ्योरी से। तो हम लोगों ने दोनों मेथड से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अगर ये क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन एट 600 केल्विन प्रेडिक्टेड बाय दिस टू मेथड। तो हम लोग को 600 केल्विन पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और उनमें डिफरेंस निकालना है। तो कैलकुलेट करते हैं हम, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दो टेम्परेचर चाहिए होगा। दो टेम्परेचर का मतलब एक तो 600 पे कह ही रहा है, दूसरा टेम्परेचर हमारे पास दो ऑप्शन है, तो 400 पे लें या 500 पे लें। दोनों पे लेंगे तो दोनों पे डिफरेंट आएगा रेट। तो इसलिए आपको जब सवाल दिया जाएगा तो उसमें मेंशन किया जाएगा किस टेम्परेचर के कंपैरिजन में निकालना है। तो हम लोग यहाँ 500 के रेफरेंस में निकाल रहे हैं। तो हमारा T2 मान लीजिए 500 है, T3 अपना क्या हो गया 600 केल्विन हो गया। T2 के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए इसको R2 है, T3 के करस्पॉन्डिंग R3 हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी हमने दोनों मेथड्स के लिए निकाल रखी है। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आई है हमारी, एक्टिवेशन एनर्जी एक केस के लिए 91488707। तो एक्टिवेशन एनर्जी है 91488707। ये है एक्टिवेशन एनर्जी किस मेथड्स के लिए, ये अर्हेनियस के लिए। तो ये बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, कोलिजन थ्योरी से हमने कैलकुलेट की है वो है। अब इन दोनों को यूज़ करके हमें नया रेट ऑफ रिएक्शन लाना है। तो हम लोग सीधे फार्मूले पे से ही कैलकुलेट करेंगे। ln R3, पहले इधर हम लोग अर्हेनियस लगाएंगे, अर्हेनियस थ्योरी, इधर हम लोग कोलिजन थ्योरी से निकालेंगे। क्या होगा ln R3 डिवाइड बाई R2, क्योंकि इन दोनों टेम्परेचर के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E/R 1/T2 माइनस 1/T3। ये अर्हेनियस से हो जाएगा। कोलिजन थ्योरी से क्या होगा, कोलिजन थ्योरी से दूसरे पेन कलर का यूज़ कर लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो। ln R3 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 1/2 ln T3 डिवाइडेड बाई T2 प्लस E/R 1/T2 माइनस 1/T3। ये वाला पोर्शन तो दोनों में सेम रहता है, उसमें सिर्फ एडिशनल 1/T2 ln T3/T2 का टर्म आ जाता है। अब हम लोग जस्ट वैल्यूज रखेंगे। तो ln R3 डिवाइड बाई R2, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें दिया नहीं हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है 9148 डिवाइड बाई 1.987। 1/T2 कितना है अपना 500 माइनस 1/600 इज। अब ये इधर हो गया ln, हम लोग कोलिजन थ्योरी के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ln R3/R2 इज इक्वल टू 1/2 ln 600 डिवाइड बाई 500 प्लस E/R। E की वैल्यू इसकी है 8707 बाई R 1.987। टेम्परेचर अपना सेम है 1/500 माइनस 1/600। तो इसको कैलकुलेट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोर्शन को 9148 डिवाइडेड बाई, या ऐसे कर सकते 9148 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 100 आएगा, 100 डिवाइडेड बाई
1.987 multiplied by 500 multiplied by 600, तो ये आया एग्जैक्टली 1.534 या 535 कहिए। ln R3 by R2 इज इक्वल टू 1.535, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इसकी 8.07 है, तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 8.07 यूज़ कर दे रहे हैं। (8707) multiplied by 100 divided by 1.987 into 500 into 600, 1.46। तो ln इसकी वैल्यू यहाँ पे आई 1.46 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5 इंटू ln 600 डिवाइडेड बाई 500, तो 0.09 इसकी वैल्यू आई आपकी 0.09 ln R3 बाई R2। इन दोनों को ऐड करेंगे 0.09 प्लस 1.461 इज इक्वल टू 1.55, तो ln R3 बाई R2 इज इक्वल टू 1.55। एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेते हैं। (8707) इंटू 100 divided by 1.987 multiplied by 500 multiplied by 600, 1.47, ठीक है। प्लस ये ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे R3 को क्योंकि R3 को R2 के कंपैरिजन में कैलकुलेट करना है, तो R3 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू e टू द पावर 1.535, और इधर ln R3 बाई R2 इज इक्वल टू e टू द पावर 1.55। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 1.55 e टू द पावर 535 पहले 535, तो आएगा 4.64, तो अपना R3 इज इक्वल टू आया 4.64 R2, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो R3 कितना आएगा R2 के टर्म में 1.55 है अपना 4.71, तो R3 डिवाइड इज इक्वल टू 4.71 R2। अब हमारे पास R3 दोनों मेथड से हमने निकाल लिया है। ये कह रहा है कि अब ज़्यादा इसमें कौन सा है, ज़्यादा जो है अपना निकल रहा है ये कोलिजन थ्योरी से। तो कह रहा है, पूछा जो सवाल में हमसे था कि परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा, तो परसेंटेज डिफरेंस निकालने के लिए हम निकाल लेंगे परसेंटेज डिफरेंस, जो भी ज़्यादा हो परसेंटेज डिफरेंस निकालना है। तो R3 मान लीजिए ये किससे कोलिजन थ्योरी से आया है, R3 अर्हेनियस से, तो R3 कोलिजन थ्योरी माइनस R3 अर्हेनियस थ्योरी डिवाइड बाई जिस ये ज़्यादा है तो इसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं, तो R3 कोलिजन थ्योरी इंटू 100, तो यही परसेंटेज डिफरेंस हो गया। हम वैल्यूज़ रख देंगे 4.71 R2 माइनस 4.64 R2 डिवाइडेड बाई 4.71 R2 इंटू 100, तो R2 कॉमन है दोनों में, तो R2 एलिमिनेट हो जाएगा। अब कल
71 minus 4.64 is divided by 4.71 into 100, तो 1.49% जो है इज इक्वल टू 1.49% अप्रॉक्सीमेटली। जो परसेंटेज डिफरेंस आया किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में, कोलिजन थ्योरी और ये अर्हेनियस थ्योरी से हम लोगों ने जो निकाला है 600 डिग्री सेल्सियस 600 केल्विन, तो जो परसेंटेज डिफरेंस आया 1.49%, ये रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज़्यादा होगी। कोलिजन थ्योरी से जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग अर्हेनियस थ्योरी से कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हम लोग का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज 17,982 कैलोरी पर मोल इन द अब्सेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। एक रिएक्शन हो रही है जिसमें कैटलिस्ट नहीं था, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो थी आपकी है 17,982 कैलोरी पर मोल। अब कह रहे हैं कि बाई एंड 11980 एक्टिवेशन, जब कैटलिस्ट यूज़ किया हम लोगों ने तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। मतलब एक रिएक्शन को दो कंडीशंस में कराया जा रहा है। पहले केस में जो कैटलिस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, 17,982 आई। जब दूसरे केस में कैटलिस्ट प्रोवाइड किया गया तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 11,980 आई। कह रहे हैं कि बाई हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल ग्रो। कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितने गुने बढ़ जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है रेट ऑफ रिएक्शन कितनी गुनी बढ़ गई अगर रिएक्शन को हम लोग करा रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर इस प्रोसेस में जो है क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। और एक्टिवेशन एनर्जी दो डिफरेंट हैं, तो दोनों डिफरेंट एनर्जी, जब एक्टिवेशन हमने केसेस पढ़े थे कि टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो एक केस था कि हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते थे, एक्टिवेशन एनर्जी को वेरी करते थे। एक केस था कि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट रखते थे, टेम्परेचर को वेरी करते थे। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे उसमें देख रहे थे कि एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट थी और टेम्परेचर हम लोग वेरी कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी वेरी कर रही है और टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। पहली बात तो इसमें जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं हमेशा केल्विन में होता है, तो टेम्परेचर को तुरंत हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 + 273 तो 298 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज़ करेंगे इसमें, तो पहले ही दिखे तो पहले ही चेंज कर लीजिए। अब देखिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जब आपकी है E1 हम बोल देंगे, E1 कितना है 17982, तो इसके करेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन रही होगी, R1 बोल देते हैं। E2 कितनी है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 980, तो हम बोल देंगे रेट ऑफ रिएक्शन R2 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इसने ये नहीं बोला है कि किस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, तो जब तक हम लोग को मेथड स्पेसिफाई नहीं करेगा कि इस मेथड से आपको अटेम्प्ट करना है तब तक हम लोग हमेशा अर्हेनियस लॉ यूज़ करेंगे। तो अर्हेनियस लॉ क्या है, रेट ऑफ कांस्टेंट K = K0, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर e⁻e/RT। तो दो रेट कांस्टेंट है, दो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग दोनों के लिए। K1 पहले लिख लेते हैं, K1 = K0 e⁻e1/RT। K2 = K0 e⁻e2/RT। हम लोग इसको सॉल्व करते थे कि दूसरे से सेकेंड इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करते थे, उसके बाद जो है फर्दर सॉल्व करते थे, तो फिर हम ln लेके सॉल्व करते थे तो हम लोग को एक एक्सप्रेशन मिलती थी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है ना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन जो है डिराइव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे,
तो क्या होता था, ln K2/K1 आता था, ln K2/K1, और वो इसके बराबर किसके बराबर होता था, ln R2/R1 के। ln R2/R1 इज इक्वल टू क्या आता था, 1/RT, और यहाँ माइनस होता था। तो कभी कन्फ्यूज़न हो कि कौन माइनस होगा, तो ये देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे, क्योंकि ln की वैल्यू ये पूरी पॉजिटिव आएगी। R2 जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, जब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, तो रेट कांस्टेंट K2 जो है वो ज़्यादा आएगा, या R2 ज़्यादा आएगा R1 के कंपेरिजन में। तो ये ln में 1 से बड़ा कोई किसी भी क्वांटिटी का हम ln लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इधर भी पॉजिटिव आना चाहिए। 1/RT पॉजिटिव नंबर है, तो E2 माइनस E1 करें या E1 माइनस E2, तो जो ज़्यादा होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब हमको R2 हमें R1 के रेफरेंस में निकालना है कि कितने गुना बढ़ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हम लोग को दी हुई हैं, ये हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R जानते हैं, टेम्परेचर दिया हुआ है, E1 E2 की वैल्यू दी हुई है, तो बस सिंपली हम लोग वैल्यूज रख देंगे। 1.987 इंटू टेम्परेचर क्या है 298 है, E1 की वैल्यू अपनी कितनी है 17982 माइनस 11980। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 17982 माइनस 11980 डिवाइडेड बाई 1.987 मल्टीप्लाइड बाई 298, तो आई आपकी 10.136। तो इसको लिख सकते हैं 10.14, हमने राउंड ऑफ कर दिया 2 पोजीशन तक। ये किसके बराबर है, ln R2/R1। अब हमें R2 को निकालना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ln ले लेंगे दोनों से, वो e⁻ को इधर कर देंगे, तो R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू e⁻ 10.14। तो e⁻ 10.14 हम लोग निकालेंगे, 10.14 ये कितना आया, इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करके हमने निकाला तो 25336 इतना आया R2/R1। तो ये कह सकते हैं कि जो R2 होगा वो 25,336 टाइम्स ज़्यादा होगा किसके, R1 के। या अगर आप और इसको मतलब साइंटिफिक वे में लिखना चाहें तो 2.5 इंटू कितना हो जाएगा 10⁴ R1, इतने टाइम्स ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, 11980 होगी, जब एक्टिवेशन एनर्जी 11980 होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस कंडीशन में हमने कैलकुलेट करके निकाला कि कितने गुना ज़्यादा होगा, 2.45 इंटू 10⁴ टाइम्स ज़्यादा होगा जो रिएक्शन हो रही होगी पहली एक्टिवेशन एनर्जी के। तो यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चंस में अक्सर ऐसे हो गया, तो आपको टेम्परेचर दे दिया जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी दे के एक टेम्परेचर पूछा जाएगा, या उस केस में रेट दिया जाएगा, या तो अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी दी हुई है, दोनों टेम्परेचर भी दिए हुए हैं, तो आपको रेट पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग का सॉल्व हो गया, 7 भी हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डिकम्पोजिशन ऑफ एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इन्होंने रिएक्शन क्वेश्चन में दे रखी है कि रिएक्शन ऐसे हो रही है, एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको डिकम्पोज होके ये कंपाउंड बन रहे हैं। तो जो रिएक्शन प्रोसीड की गई उसमें ये डेटा निकाले गए, ये डेटा ऑब्टेंड हुए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस रेट कांस्टेंट इन्होंने की वैल्यू निकाली है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू से भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जो रेट कांस्टेंट की होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, n1 हो जाता है, तो 1 की पावर 1 - 1 पावर 0 हो जाती है, तो कंसंट्रेशन का टर्म गायब हो जाता है, उसमें सिर्फ टाइम का टर्म बचता है, तो सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो जब 273 केल्विन थी तो आपका रेट कांस्टेंट था 2.46,
टेम्परेचर इन्होंने इंक्रीज़ किया तो रेट कांस्टेंट बढ़ गया, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो रेट कांस्टेंट फिर बढ़ गया, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो रेट कांस्टेंट बढ़ गया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम लोग को क्या चाहिए, दो टेम्परेचर ही चाहिए, दो टेम्परेचर चाहिए और रेट कांस्टेंट चाहिए दो। देखिए अगर रिकॉल करें आप लोग तो कैसे रेट अर्हेनियस लॉ क्या होता था, अभी जस्ट पिछला सवाल जो हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था जब ग्राफिकल मेथड से कर रहे थे तो कि ln R2 by R1 इज इक्वल टू ln K2 by K1 इज इक्वल टू 1 by RT R2 E by R 1 minus T1 1 minus T2। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है हमसे, तो हम लोग के पास दो कोई भी एक सेट ऑफ टेम्परेचर दे रखा है रिएक्शन में, इस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, एक टेम्परेचर दो टेम्परेचर, तो कोई भी दो टेम्परेचर हम लोग लेके निकाल सकते हैं। दो टेम्परेचर ले लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हमें K2 K1 मालूम ही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी निकल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों से ये नहीं कह रहा है निकालने के लिए, हम लोग से क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए, लेकिन आप कौन सा मेथड यूज़ करिए, ग्राफिकल मेथड यूज़ करिए। तो हम लोग को ग्राफिकल मेथड यूज़ करके एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो अर्हेनियस लॉ याद होगा आप, अर्हेनियस लॉ क्या होता है, ln K इज इक्वल टू K0 e⁻⁻e/RT। हमने अर्हेनियस लॉ ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर हम लोग को जब तक मेंशन नहीं करेगा कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड से निकालिए, तब तक हम लोग अर्हेनियस लॉ ही यूज़ करेंगे। तो अब इनका हम लोग ln लेते थे, याद है, ln K इज इक्वल टू ln K0 और इसका ln लेते हैं, ये पावर है तो -e/r 1/t। इसको अगर फिर हम लोग रिफ्रेश करके फिर से लिखते थे ln K इज इक्वल टू -e/r 1/t प्लस ln K0। अब इसको y इज इक्वल टू, क्योंकि ग्राफ हमें बनाना है तो ग्राफ से स्लोप हमें एक्चुअली स्लोप से निकालना होता था, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे x क्या है, वेरी क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें, y मतलब ln K वेरी कर रहा है और x वेरी कर रहा है, x का मतलब 1/t वेरी कर रहा है इस सवाल में। e/r तो कांस्टेंट है और ln K0 कांस्टेंट है। तो हम लोग को ग्राफ किस में बनाना पड़ेगा, ln K वर्सेस x, y वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो y वर्सेस, यहाँ पे y क्या है, ln K है और x क्या है अपना 1/t है। तो हम लोग को ग्राफ किस में बनाना पड़ेगा, ग्राफ हम लोग को बनाना पड़ेगा ln K वर्सेस 1/t के बीच ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे इस टाइप के स्लोप वाले सवाल आपने किए होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो कैसे हम लोग निकालते थे, याद है स्लोप, तो अगर ये y होता था, ये x होता था, मान लीजिए ये कोई ग्राफ हो रहा है, ऐसे ग्राफ, तो ये x1 होता था, इसके करस्पॉन्डिंग ये y1 होता था। ये दूसरी वैल्यू हम लोग लेते थे x2 लेते थे, इसके करस्पॉन्डिंग जो y वैल्यू होती थी y2 होती थी। तो स्लोप याद है कैसे निकालते थे, स्लोप इज इक्वल टू होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह स्लोप निकालते थे। तो ये स्लोप जो निकालेंगे किसके बराबर होना चाहिए, अब अपना m जो है m माइनस e/r है, तो हमें ln K वर्सेस 1/t का ग्राफ चाहिए और हम लोग को डेटा क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, t दिया हुआ है और k दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले ln K निकालना पड़ेगा और t दिया हुआ है तो 1/t निकालना पड़ेगा। तो इसको हमने पहले ये निकाल लिया है जिससे अपना टाइम ना थोड़ा सा सेव हो जाए। तो टेम्परेचर t था 273 केल्विन, तो 1/t हमने निकाला तो ये आया। इसी तरह 290 1/t सबका इन्वर्स कर दिया। k अपना दे रखा था 2.46 × 10⁵ इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, तो हमने
निकाला तो आया 12.41। फिर हमने दूसरा इसके करस्पॉन्डिंग निकाला तो एल एन के आया आपका 5.31। फिर इसके करस्पॉन्डिंग निकाला तो 17.87। फिर 20.12। ये सारे वैल्यूज़ हमने निकाल लिए हैं। अब इसको हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो जो क्वेश्चन पेपर में अगर आपसे आएगा तो ग्राफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो मोस्ट लाइकली ग्राफ नहीं प्रोवाइड किया जाता। फिर भी हम लोग को इस करने का पर्पज़ ये है कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे करेंगे एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो वो है, तो वो अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये ग्राफ हम लोग बनाएंगे किसका, एल एन के का और वर्सेस 1/t का। तो एल एन के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी, अपनी 12 से 20 तक। तो ग्राफ हमारा बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग ग्राफ को ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक करते हैं तो ये वाला निशान लगाते हैं Z का या तिरछा Z का। तो फिर उसके बाद आप ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी वैल्यू से, फिर लेकिन आपको रेगुलर इंटरवल देना पड़ेगा। जैसे हमने 10 से स्टार्ट किया तो 1 यूनिट का डिफरेंस दिया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, जहाँ तक अपनी वैल्यूज़ जा रही हैं वहाँ तक हमने ग्राफ को यूज़ किया। दूसरे केस में टेम्परेचर हमने देखा था कि 3 से 3.7 तक 1/t की वैल्यू इंटू 10⁻³ था, तो 10⁻³ यहाँ कर दिया। तो 10⁻³ डिवाइड बाई t इज इक्वल टू 3 है। तो टेम्परेचर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/t इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। फिर उसी से टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो बेसिकली अब हमें देखना है कि वैल्यूज़ हमारी क्या थी और हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ को। तो जो अपनी टेम्परेचर की वैल्यू थी ये 3.63, ये 6 है, ये 3.65 है। तो 3.63 कहीं यहाँ पे कहीं आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो है 3.63 के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग की आपके एल एन के है 12.41 है। तो जस्ट हम लोग देखते हैं कि 12.41 कहाँ पे आएगा। ये अपना 12 है, ये 12.5 है, तो 12.4 हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा। नॉट एग्जैक्टली यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो 12 पॉइंट आपका यहाँ पे आया। पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया, दूसरा है 3.41 के करस्पॉन्डिंग। तो ये 3.5 है, 3.4 है, तो 3.41 अप्रॉक्सीमेटली यहीं पे होगा। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 15.37। तो 3.41 के करस्पॉन्डिंग है वैल्यू 15.37। ये है 15, तो 15 से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग कर देंगे, तो 15.37 मान लिया हमने। ये है आपका 3.41 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। और फिर नेक्स्ट है 3.19, ये 3.19 है, तो 3.2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग देखेंगे। 3.2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ जो भी हमने चार्ट बनाया था उसके करस्पॉन्डिंग है 17.87। 3.2 के करस्पॉन्डिंग है 17.87। ये 17.87 तो ऑलमोस्ट 18 के पास है, तो 18 से थोड़ा सा कम पे हम लोग मार्क करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हुआ। और जो चौथा पॉइंट है आपका 3.003, तो ऑलमोस्ट 3 है, उसके करस्पॉन्डिंग है 20.12। तो 3 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 20 के वैल्यू है। तो यहाँ से 3 के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20 की ये है। तो अब हम लोग ये पॉइंट्स को मिलाते हुए ग्राफ खींच देंगे। लीनियर प्लॉट है अपना। ये थोड़ा सा ये क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन ले रहे थे, तो ये ग्राफ जो है ना सभी पॉइंट्स को कवर नहीं कर रहा है। जब हम लोग पूरा ग्राफ पेपर पे प्रॉपर्ली बनाएंगे तो सभी पॉइंट्स को कवर करेगा। अब क्या है कि अब हम लोग को निकालना है कि एक टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हमें स्लोप निकालना है इसका बेसिकली। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको किसी टेम्परेचर पे जैसे 3.5 पे ही या जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उससे ही निकाल सकते हैं। जैसे 3 पॉइंट इस पे, तो कोई कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे 3.4 पे ले लिया हमने, एक 3.4 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हम देख लेंगे कितनी है। फिर एक टेम्परेचर मान लीजिए 3.2 पे देख लिया हम लोगों ने।
3.2 जब 1/t की वैल्यू है 3.2 × 10⁻³ है। थ्री पॉइंट टू के करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है वो हम लोग देख लेंगे। तो अगर हम लोग इसको x1 मान लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये y1 हुआ, इसको x2 मानेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये y2 हुआ। तो चलिए इसको अगर हम लोग x1 मान रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग y1 क्या है, तो स्लोप हम लोग निकालते हैं बेसिकली यहाँ से। स्लोप y2 का मतलब x2, तो x2 के करस्पॉन्डिंग ये 14 पॉइंट कितना है 1, y2 14.1 माइनस y1 इसके करस्पॉन्डिंग कितना है आपका 17.9, ये कहिए कुछ भी 17.9 या ऑलमोस्ट 18 है 17.9। जस्ट ये बताने का पर्पज़ ये है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जाना। जब ग्राफ पेपर हम लोग यूज़ कर रहे होंगे तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो y2 मतलब x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई 14.1 माइनस y1 जो x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई 17.9 डिवाइड बाई क्या होता था x2 माइनस x1। x2 आपका क्या है 3.4 माइनस क्या है 3.2, और ये किसके बराबर होना चाहिए, वो जो स्लोप हमारा एक्सप्रेशन से निकला था स्लोप माइनस e/r के बराबर होना चाहिए। किसके माइनस e/r के बराबर होना चाहिए ये। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 14.1 माइनस 14.1 माइनस 17.9 माइनस 3.8 इज इक्वल टू क्या है माइनस 3.8 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 0.2 इज इक्वल टू माइनस e/r। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3.8 डिवाइडेड बाई 0.2 ये 19 इज इक्वल टू e/r। अब e निकालना है तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 इंटू r की वैल्यू कितनी होती है 1.987 इंटू 19 इंटू 1.987 ये निकाल देंगे तो अपनी e की वैल्यू आ जाएगी 37.753, और ये आपको 3.3 कैलोरी पर मोल जो भी इसकी यूनिट्स होंगी। एक चीज़ इसमें हम लोगों ने मिस कर दिया था, ये टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 3.4 इंटू कितनी थी 10⁻³ थी ना, 3.4 इंटू 10⁻³ ये एक्चुअली यहाँ पे हमने इसे शो कर दिया था, लेकिन जो वैल्यू इसकी थी 3.3 इंटू 10⁻³ थी। तो इंटू 10⁻³ सारी जगह पे यहाँ 10⁻³ कर -3 कर लीजिए, 19 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली एक्चुअली 10⁻³ से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपना 37.33 इंटू 10⁻³ तो करेंगे तो 37753, और ये उसकी यूनिट क्या होगी कैलोरी पर मोल। तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी क्वेश्चन के। तो हम लोग इसमें देख रहे थे बेसिकली कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्राफ से। तो ग्राफ से ln के और t में रिलेशन दिया जाएगा, या अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग को कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो ln के से ln के निकालेंगे, t से 1/t निकालेंगे। उसके बाद हम लोग स्लोप एक ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमने स्लोप निकाला, वो माइनस e/r के बराबर होता है। सारी वैल्यूज़ हमने रख दी और कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में। आई थिंक ये सफिशिएंट होंगे। आप लोग एक्सरसाइज जो होंगी उनको आप अटेम्प्ट करिएगा, और जो भी क्वेश्चंस अगर फंसते हैं तो उसको हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।